नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म दोस्तों नवंबर 2023 में आएंगे और 2024 मार्च में दोस्तों इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित किया गया है। अब ऐसे में काफ़ी कम समय रह गया है। उत्तराखंड एलटी में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का आता है, जो कि एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। 100 में से 30 मार्क्स में अगर आप दोस्तों यहाँ पर पकड़ बना ले तो उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम निकालना दोस्तों मुश्किल नहीं रहेगा। उसके बाद अपने सब्जेक्ट में भी थोड़ा मेहनत करिए, आसानी से दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे द्वारा दोस्तों विशेष सीरीज चलाई जा रही है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, तो ये दोस्तों आपको उत्तराखंड एलटी एग्जाम में तो मदद करेगी। इसके अलावा दोस्तों प्रवक्ता के फॉर्म आएंगे तो वहां पर प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी दोस्तों ये आपको मदद करेगी। हमने दोस्तों इस सीरीज के अभी तक 21 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। मैं बार बार आपसे कहता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बारीकियां आती हैं वो दोस्तों हमारे द्वारा जरूर कवर की जाती हैं। आप पूरी क्लासेस को देखें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आज हम दोस्तों बात करेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में। ये शिक्षण के स्तर में दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने शिक्षण के स्तर में आपको 3 स्तर बताए थे। एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, तीसरा होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, इस पर हमारी पहली क्लास आ चुकी है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें दोस्तों हम चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हमने आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दोस्तों 3 स्तर बताए थे। शिक्षण के स्तर, इसमें दोस्तों सबसे जो छोटा स्तर होता है दोस्तों वो स्मृति स्तर होता है। इसके बाद बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को दोस्तों विचारहीन स्तर बोला जाता है, जबकि बोध स्तर को विचार युक्त स्तर बोला जाता है, जबकि चिंतन स्तर को अति विचार युक्त स्तर बोला जाता है। स्मृति स्तर को विचारहीन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें केवल और केवल रटने पर बल दिया जाता है और इसमें जो शिक्षक है उसकी भूमिका सेंटर्ड होती है, यानी कि दोस्तों वही प्राइमरी होता है, जबकि जो छात्र है दोस्तों वो एक गौण पोजीशन में होता है, यानी कि सेकेंडरी पोजीशन में होता है। केवल इसमें शिक्षक छात्रों को सूचना नियमों के बारे में बताता है और उनको रटने पर बल देता है। यहाँ पर विचारों का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन बोध स्तर में दोस्तों विचारों को महत्व दिया जाता है। तो आज हम दोस्तों बोध स्तर के ही शिक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। कल दोस्तों हमने स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे बोध स्तर के बारे में। तो देखिए बोध स्तर का शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए दोस्तों हमने पहले समझना है कि भाई बोध का मतलब क्या होता है। जैसा आप जानते हैं भाई बोध का मतलब इंग्लिश में बोले तो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि किसी भी अर्थ को आपने समझना, किसी विचार को आपने ग्रहण करना। ठीक है, किसी इस तथ्य को अगर आप स्पष्ट तौर पे ग्रहण करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षा जगत मनोविज्ञान के क्षेत्र में बोध को 3 प्रकार से डिवाइड दोस्तों किया गया है। एक होता है पूर्ण बोध जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एक होता है सत्य बोध यानी कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है क्रियात्मक बोध यानी कि फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं कि भैया जो पूर्ण बोध है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपको दोस्तों कोई तथ्य, सूचना या नियम बताए गए, आप उसको समझ गए। ठीक है, उसके बाद सत्यबोध का मतलब है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझे, यानी कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू अंडरस्टैंडिंग। पहली बार में दोस्तों आपको कोई चीज जब पढ़ाई जाती है तो आप उसको समझ जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छी तरह से समझ जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रू अंडरस्टैंडिंग। क्रियात्मक बोध का मतलब है कि जो भी तथ्य, नियम, रूल जो भी आपको बताए गए, आप उसका दोस्तों प्रयोग कर पा रहे हैं, तो फिर उसको बोलेंगे फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। नाम से पता लग रहा है क्रियात्मक बोध। इस तरह से हम 3 बोध हम समझ सकते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे दोस्तों बोध स्तर का शिक्षण एक्चुअली होता क्या है। बोध स्तर का जो शिक्षण है उससे पहले दोस्तों क्या होता है, स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने ये 3 स्तर इसलिए बनाए हैं क्योंकि दोस्तों सबसे पहले स्मृति स्तर को पार करना होता है, उसके बाद ही बोध का स्तर आता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस.सी. ओबराय है, इनकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर इसलिए लिखी है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए बोध स्तर के शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है कि पहले आप स्मृति स्तर को पार करो। स्मृति स्तर के बिना बोध स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस स्तर में क्या होता है कि जो शिक्षक है विद्यार्थियों को सामान्यीकरण
सिद्धांतों व तथ्यों को समझने और उनके बोध कराने पर बल देता है। नियमों को पहचानो, उसको समझो और उनके प्रयोग करने की क्षमता को यहाँ पर विकसित करने पर बल दिया जाता है। इस कारण से ही जो टीचिंग है वो थॉटफुल प्रोसेस हो जाती है। देखिए इससे पहले क्या थी, जो स्मृति स्तर में वहां पर टीचिंग थॉटफुल प्रोसेस नहीं थी, वहां पर सिंपल ये था कि रटने पर बल दिया जाता था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर यानी कि बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इस स्तर में शिक्षण और अध्यापक इस मतलब कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। जबकि स्मृति स्तर में क्या होता था, वहां पर केवल टीचर एक्टिव होता था, जबकि जो छात्र होते थे वो इनएक्टिव होते थे यानी कि निष्क्रिय हुआ करते थे। अब बात करेंगे दोस्तों बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान यानी कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल्स टीचिंग। अब ऐसे ही दोस्तों बोध स्तर के भी शिक्षण के प्रतिमान होते हैं। दोस्तों ये मॉरिसन के द्वारा दिए गए हैं। वो किसके द्वारा दिए गए थे मेमोरी लेवल के? वो हर्बर्ट के द्वारा दोस्तों दिए गए थे। तो कॉन्सेप्ट एक ही टाइप का है, बस अलग अलग दिया गया है। देखिए इसके भी उद्देश्य होगा, फिर इसकी संरचना होगी, सामाजिक प्रणाली होगी और फिर इसके बाद क्या होगी, मूल्यांकन प्रणाली होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे कि दोस्तों स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या होता था कि बच्चों को कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ना देके उनको केवल तथ्य सूचनाएं बताई जाए और उनको याद करने पर बल दिया जाए। तो लेकिन दोस्तों यहां पर क्या करना है, यहां पर जो सबसे पहला जो इसका पक्ष है यानी कि इसके शिक्षण प्रतिमान का जो पहला पक्ष यानी कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट पर अधिकार करवाना है। बोध स्तर के शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि जो हम उनको पढ़ा रहे हैं उसके जो कॉन्सेप्ट है, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट दिलवाना है, ताकि बच्चा जो भी सीखे उसके कॉन्सेप्ट को वो अच्छी तरह से समझ सके, उस सब्जेक्ट पर उसका अधिकार हो जाए। ठीक, ये दोस्तों यहां पर इसका उद्देश्य होता है। ठीक, तो बोध स्तर के जो शिक्षण है उसमें यही उद्देश्य दोस्तों है कि भैया मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट को विकसित करना है। अब दोस्तों आती है संरचना यानी कि सिंटैक्स। अब कोई भी शिक्षक है अगर वो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग करने जा रहा है तो उसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। इससे पहले दोस्तों हमने हर्बर्ट के द्वारा भी पंचपदी प्रणाली पढ़ी थी। जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग करनी होती थी तो हमें क्या क्या करना होता था दोस्तों? पहले आप तैयारी करते थे, उसके बाद आप क्या करते थे? प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन। तीसरा होता था भाई तुलना एवं संबंध, ठीक है। इसके बाद चौथा होता था दोस्तों सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, एंड जो फिफ्थ स्टेप होता था वो एक्चुअली होता था प्रयोग। ठीक, ये दोस्तों आपकी पंचपदी दोस्तों प्रणाली हुआ करती। अब इसी तरह से दोस्तों जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है उसके भी दोस्तों 5 स्टेप्स हैं, उनको भी दोस्तों आप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन। अब देखिए अन्वेषण बिल्कुल जैसे मान सकते हैं तैयारी की तरह का स्टेप है, लेकिन दोस्तों आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग करवाने जा रहे हैं, बच्चों को आपने बोध करवाना है, तो उसके लिए जो आप तैयारी करेंगे वो थोड़ा अलग तरह की तैयारी होगी। इसमें जो तैयारी है, तैयारी क्या होगी कि आप लेसन प्लान बनाएंगे जो कि जनरली बनाते हैं। दूसरा आप दोस्तों प्रश्न पूछने की तैयारी करेंगे, प्रश्न बनाएंगे कि भैया जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो उनको नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो दोस्तों स्टेप है, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका दोस्तों आप एनालाइजेशन करेंगे। एनालाइजेशन का मतलब है कि आप उस विषय वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने तैयारी करनी है। अब इसके बाद आता है दोस्तों प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपने दोस्तों ये सारे स्टेप्स इनको फॉलो करना है, यानी कि आप दोस्तों क्या करेंगे, जो भी आपने पढ़ाना है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट के क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक प्रेजेंट करेंगे जब तक बच्चों को उसका बोध नहीं हो जाता। आप उसका रिपीटिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही प्रस्तुतिकरण में आता है। फिर इसके अलावा जो भी निदान विधान है वो भी आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों परिपाक यानी कि एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का दोस्तों वो टाइम होता है जब शिक्षक छात्रों को मौका देता है कि जो भी आपने सीखा है अभी तक आप उसको अच्छे से एसिमुलेट करें यानी कि परिपाक करें। इसके लिए छात्र क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं, विज्ञान का कोई संबंध है तो उसके लिए प्रयोगशाला में जाते हैं, ठीक है। वहां पर दोस्तों वो कोशिश ये करते हैं कि जो भी उन्होंने वो सीखा है
उसको और अच्छे से तरीके से दोस्तों क्या कर सके, समझ पाए, यानी कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पर आप दोस्तों क्या करना है, अधिकार करने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर है वो केवल क्या करेगा, सुपरविजन का काम करेगा, उनको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी परिपाक जब प्रक्रिया होगी, एसिमिलेशन की जब दोस्तों प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद जो भी विद्यार्थी है वो क्या करेगा, विषय वस्तु पर अपना अगर अधिकार कर लेता है तो फिर वो उसी की प्रकृति के अनुसार दोस्तों उसका क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, यानी कि उसको संगठन करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों वो उसको क्या करेगा, संगठित करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, एंड देन इसके बाद अगला होगा वर्णन करना, यानी कि रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब ये है कि अब छात्र ने जो भी अभी तक सीखा, जैसे हमने उसको कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करवाई, उसके बाद उसने अपने हिसाब से उसको पढ़ा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ा, इसके अलावा लेबोरेटरी में जाके उसका प्रयोग किया, उसके बाद उसने दोस्तों जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उनका ऑर्गेनाइजेशन किया। ठीक है, ये जो भी उसका संगठन किया, एंड देन उसके बाद रिसाइटेशन, यानी कि मौखिक रूप में दोस्तों वो शिक्षक को बताएगा कि मैंने क्या क्या सीखा है, या उसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों वो क्या करेगा, वर्णन करेगा। छात्रों के सामने भी कर सकता है, शिक्षक के सामने भी कर सकता है। तो ये दोस्तों इसमें प्रोसेस रहती है। तो इसमें क्या क्या रहेगी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, संगठन और वर्णन करना। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर के सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक प्रणाली में दोस्तों इस तरह के शिक्षण में शिक्षक से यही अपेक्षा की जाती है कि वो तानाशाह की तरह कार्य ना करे। यहाँ पर दोस्तों जो कार्य होता है वो लोकतांत्रिक होता है, यानी कि जो छात्र हैं उनको भी बराबर अवसर दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों के दोनों यहाँ पर सक्रिय होते हैं। तो इस समय पर जो शिक्षक है, शिक्षक का कार्य क्या होता है, वो जो छात्र हैं उनको गाइडेंस दे, उनको मोटिवेट करे। ठीक है, अनुभव प्राप्त करने के लिए गाइडेंस दे और उनको मोटिवेट करे, यही दोस्तों यहाँ पर शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है मूल्यांकन प्रणाली। जैसे कि दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण में मूल्यांकन प्रणाली के रूप में निबंधात्मक परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं दोनों का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर दोस्तों अगर निबंधात्मक प्रणाली के अगर मैं बात करूँ, मूल्यांकन प्रणाली की बात करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने अभी स्टेप पढ़ा था, जो हमने संरचना का जो 5th स्टेप पढ़ा था, रिसाइटेशन यानी कि वर्णन करना, वही दोस्तों एक मूल्यांकन का सबसे बढ़िया वैसे टर्म कॉन्सेप्ट माना जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई छात्र है वो रिसाइटेशन बहुत अच्छा करता है, यानी कि वर्णन बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से फैक्ट्स को गैदर किया, गैदर करने के बाद ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उसको प्रेजेंट कर रहा है क्लास के सामने, तो वहीं पर ही उसका मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक है वो अभिक्रमित अधिगम कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग प्रोग्रामर दोस्तों इसका भी दोस्तों क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना, और इसके अलावा दोस्तों मूल्यांकन की अन्य प्रोसेस का भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो दोस्तों इसमें होता है जो 5th स्टेप में, उसी का दोस्तों प्रयोग करता है। अब जैसे आगे जैसे हम पढ़ेंगे भैया चिंतन स्तर है, तो वहां पर क्या है कि निबंधात्मक परीक्षाएं ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी से चिंतन स्तर का पता लगता है। तो अगले जो स्तर रहेगा वहां पर केवल और केवल निबंधात्मक परीक्षाओं से ही उसके चिंतन स्तर के बारे में पता लग पाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग से दोस्तों संबंधित है। अब कल का दोस्तों हमारा जो क्लास रहेगा दोस्तों वो रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर पे। आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।